नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाटा 24 हरीश के साथ। कहते हैं आत्माएं हमारे आसपास हर वक्त होती है, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन अगर चाहे तो उन्हें देखने के लिए किसी भूतिया जगह या यूं कहे तो हॉन्टेड पैलेस पर जाने की ज़रूरत नहीं। और अब दूसरा मुद्दा कि आत्मा मृत्यु के बाद जन्म लेती है, तो वो मरने के बाद क्यों भटकती है। इसका जवाब है इच्छा। अगर मरते वक्त इंसान की किसी प्रकार की इच्छा अगर अधूरी रह जाती है, तो उस इच्छा को पूर्ति के लिए उसकी रूह भटकती है। और अब आपके मन में शायद सवाल आया होगा कि क्या आत्मा खतरनाक होती हैं। तो मैं यूँ कहूँगा कि ये बात उस पर निर्भर करती है कि उस आत्मा की किस प्रकार की इच्छा अधूरी रह गई थी और उसे किस तरह की मौत आई या फिर अकाल मृत्यु हुई। उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर किसी इंसान को प्यार में धोखे से मारा गया हो, तो उसकी आत्मा तो भयानक और नफरत भरी होगी ही ना। और अगर किसी पिता की अकाल मृत्यु हो गई हो, तो वह अपनी संतान की खुशी देखने के बाद ही शांत होगी ना। तो इंसान से लेकर आत्मा तक सभी की इच्छाएं होती हैं। और अभी मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह एक पिता और बेटी की आत्मा की है, जो अपने बेटे और भाई को खुश देखने के लिए भटक रही थी और साथ में अपनी मौत के बदले के लिए। रात के 1:30 बज रहे थे। निशु को कॉल आया। निशु ने नींद में ही कॉल एक्सेप्ट किया। सामने उसे फैक्ट्री के सिक्योरिटी हेड संजीव की आवाज़ आई। यह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और 3 ही लफ्ज़ बोल पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल डिस्कनेक्टेड हो गया। ऐसा सुनकर निशु की नींद पल भर में उड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। बचपन में ही माँ का जन्म देते ही गुजर गई थी। उसके बाद निशु के पिताजी ने भी उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था और अब पिताजी की मौत के बाद बस एक दिन पहले ही उसने विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाली थी। उस कॉल के बाद निशु ने तुरंत ही फैक्ट्री के मैनेजर दीपक को फ़ोन लगाकर फैक्ट्री पे बुलाया और खुद भी फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। वह दोनों जब फैक्ट्री पहुँचे तो उन्हें फैक्ट्री का गार्ड मेन गेट पर कहीं नहीं दिखा, पर निशु की आंखें बस संजीव को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। उसने दीपक को कहा, तुम पुलिस को कॉल करो और मैं फैक्ट्री के आगे वाली हिस्से को देखता हूँ। तब तक मैं गोदाम में चेक करता हूँ। जब तक निशु गोदाम में पहुँचा, तब उसने देखा कि वहीं पर संजीव शांत पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें अब तक चल रही थी, पर शरीर में कोई हलचल नहीं कर पा रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। उसी वक्त निशु ने एक और दर्दनाक चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर दीपक की। निशु ने सर पर दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाकर देखा। तब डरा हुआ दीपक बाथरूम में कोने में बैठकर रो रहा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था, वह वापस आ गई, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वो मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। निशु ने पुलिस आने के बाद उनसे बात की, बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया। पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हुई कि रास्ते में वह अकेला नहीं बल्कि कोई उसके साथ चल रहा है। वह जब कार के पास पहुंचा तो कार का एक दरवाज़ा पहले से ही खुला था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने उतरते वक्त कार के सारे दरवाजे लॉक किए थे। जिस निशु का कार चलाते वक्त किसी का पीछे की सीट पर होने का एहसास होने लगा। उसे उसी वक्त पुलिस निरीक्षण का कॉल आया।
कि दीपक की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से गला घोटने से मौत हो गई और संजीव ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से अपना गला काट लिया। इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबरें से निशु का सिर दर्द से फटा जा रहा था। निशु घर पहुंचा। अब इतना सब कुछ होने के बाद उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक अपने पास हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी में एक जानी पहचानी लड़की की परछाई नजर आई। निशु को पता नहीं था, पर उसे उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो निशु? निशु हकलाते हुए बोला, काका कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम स्कूल जाया करते थे और हम दोनों साथ जाते थे। पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर निशु की जुबान पर उसका नाम आया। सुहाना तुम? और तुम्हारी यह हालत किसने की? फिर सुहाना ने निशु को अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह बोली, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटाकर घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री के एक चक्कर लगाने के लिए गोडाउन पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह खोलकर देखे तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुनकर वो वहीं रुक गए। तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में काला कारोबार होता है, और उन्होंने उस रात वहाँ मेरे पिताजी को ये सब सुनते हुए देख लिया। तभी उन सब ने मिलकर उनको मार दिया और पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले ये बात पिताजी ने मुझे फ़ोन में बता दी थी, और जब मैं पुलिस को लेकर कंपनी पहुंची तो पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहां पर मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और मेरे पिताजी ने सबको ख़त्म करके बदला पूरा कर लिया। पर पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे 6 साल का छोटा भाई सीनू का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वह अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। निशु ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी नहीं सुधार सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वीकारता हूँ, और तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद सुहाना और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन निशु ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथालय में से सीनू को गोद ले लिया।